नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल और हमारे साथ हैं संतोष पाठक जी। उनका स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो देश की राजनीतिक की धुरी और दिशा दोनों तय करेगा। देश एक ऐसे मुद्दे पर फंसा पड़ा है जिससे पूरे देश में चीत्कार मचा हुआ है। आपने देखा होगा, लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम की चर्चा बड़ी जोरों से होती थी, लेकिन इस बार जब विधानसभा चुनाव बिहार का आया तो जो वोटर का घोटाले का खुलासा जो राहुल गांधी ने किया है, और तब से लेकर अब तक बीजेपी की हार्ट बीट इतनी बड़ी हुई है, जैसे कहते नहीं उसकी 100 से नीचे नहीं आ रही, घबराहट कम नहीं हो रही। अब इस घबराहट के बाद 16 दिन, 25 जिले और 1300 किलोमीटर लंबा राहुल गांधी का सफर 24 घंटे बाद शुरू हो रहा है। और ये सफर कई की नींद उड़ा देगा। आपको याद होगा कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने शुरू की और यात्रा के कई बातें मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिखाई। पहले दिन कहा भीड़ नहीं है, दूसरे दिन फिर स्मृति ईरानी ने कई कटाक्ष किए, फिर कहा कि भीड़ नहीं है। अंतिम में टीवी पर दिखाना पड़ गया कि भीड़ का जन सैलाब उमड़ रहा है। और उसका नतीजा था कि बिल्कुल कहते नहीं उसके कान से निकलती हुई गोली गई है, थोड़ी सी इधर हो जाती तो उसका काम तमाम हो जाता। लोकसभा चुनाव में आपने देख लिया, 235 और 240, एनडीए 292 और 235, यानी जो बीच का आंकड़ा है, अगर 40 सीटें इधर आ जाती तो इंडिया की सरकार बन जाती। अब राहुल गांधी 16 दिन, 25 जिले और 1300 किलोमीटर का सफर पूरा करेंगे बिहार में। तो क्या हश्र होगा। नीतीश ये अपना परिवार बचा पाएंगे, नहीं बचा पाएंगे। आपने देखा कि तेलंगाना में कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा वजूद नहीं था, लेकिन रेवंत रेड्डी और राहुल गांधी ने मिलकर वहां एक इतिहास रच दिया। तो क्या तेजस्वी और राहुल की जोड़ी बिहार में कोई इतिहास रचेगी? बहुत सारे सवाल हैं। और एसआईआर पर अब राहुल ने बड़ी बढ़त कायम कर ली है। तो हम सीधा चलेंगे संतोष पाठक जी के पास कि बस 24 घंटे बाकी हैं, फिर एक बिहार में नई झांकी है। और उस झांकी में सबसे बड़ा आज अर्थ होगा कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है। तो संतोष पाठक ऑफिशियल के सभी दर्शकों को जन्माष्टमी के पर्व की पावन बधाइयां और शुभकामनाएं। और जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण भगवान की झांकी हर घर में लगती है, और 24 घंटे बाद राहुल गांधी की झांकी है बिहार। पाठक जी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी, और तमाम दर्शकों को नमस्कार। जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और भगवान श्री कृष्ण, अब आपने जन्माष्टमी का जिक्र कर लिया तो मैं अपनी व्यक्तिगत राय थोड़ा सा यहाँ पे रख देता हूँ। धर्म को लेकर थोड़ा बहुत पढ़ता लिखता रहता हूँ, शौक है पढ़ने लिखने का। तो शिव जी, भगवान महादेव ऐसे भगवान माने जाते हैं जो जहां भी जाते हैं, जिसके द्वारा भी ले जाए जाते हैं, वो उस जगह को सिद्ध कर देते हैं और उस व्यक्ति को प्रसिद्ध कर देते हैं। अब पीपल के नीचे महादेव जी रख दीजिए तो पिपलेश्वर महादेव हो गए, उस नाम से वो जाने जाते हैं। भगवान राम जी ने शिवलिंग की स्थापना की तो रामेश्वरम हो गए, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग हो गए। तो उस स्थान को सिद्ध कर दिया, व्यक्ति को उन्होंने प्रसिद्ध कर दिया। श्री कृष्ण भगवान ऐसे भगवान माने जाते हैं जो 24 कलाओं में निपुण है। बचपन ऐसा बीता कि इस देश की तमाम माएं चाहती हैं कि उनका श्री कृष्ण जैसा बेटा पैदा हो। जब उन्होंने प्रेम किया तो शायद इस देश की तमाम लड़कियां ये चाहती होंगी कि श्री कृष्ण जैसा प्रेमी मिले। जब गीता का उपदेश दिया तो उसने इस दुनिया के सामने एक ऐसा नजरिया रख दिया जिसको आज तक कोई काट नहीं पाया। और जब अन्याय और अधर्म के खिलाफ लड़ने का उन्होंने बिगुल बजा दिया तो बिना हथियार उठाए कौरवों की सेना का समूल नाश कर दिया उन्होंने। तो एक संपूर्ण मानव भगवान जो उनको कह लीजिए वो है। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तमाम लोगों को शुभकामनाएं। और आज देश के एक बहुत बड़े नेता की पुण्यतिथि भी है, अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि।
तो मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि से इसकी शुरुआत करना चाहूंगा। तमाम लोग आज गए दिल्ली में, सदैव अटल उनकी जो समाधि स्थल है वहां पर जाकर उन्होंने समाधि दी। अटल जी की जब राजनीति से संन्यास का समय एक तरह से आ गया था, तब मेरी पत्रकारिता शुरू हुई थी, तो मुझे एक ही 2 बार उनसे मिलने का सौभाग्य मिल पाया है। लेकिन उनका एक बयान बहुत मशहूर है जो कि उन्होंने सदन के अंदर दिया था कि गलत तरीके से अगर उन्हें सत्ता मिलेगी तो ऐसी सत्ता को वो चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करें। और आज जो लोग सदैव अटल पर जाकर अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उन पर वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं, और ये विपक्षी राजनीतिक दल नहीं लगा रहा, उनकी अपनी पार्टी के नेता अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि लोकसभा के कई संसदीय क्षेत्रों में गलत वोटर लिस्ट थी, तो वो भी चुनाव आयोग पर, राजीव कुमार पर, ज्ञानेश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं। तो ऐसे में अगर आज अटल जी होते तो क्या कहते कि अब मेरी अपनी पार्टी के नेता ने कह दिया है, गड़बड़ी हुई है, तो मैं आ रहा हूं आपके दरबार में दोबारा से, आप ही तय कीजिए कि मैं फिर से प्रधानमंत्री बनने लायक हूं या नहीं। और यहां क्या कर रहे हैं, 103 मिनट का लंबा ऐतिहासिक भाषण उन्होंने दे दिया। चुनाव निष्पक्ष है, स्वतंत्र है, पारदर्शी है, ये साबित करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। सिर्फ ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है साबित करना। और चुनाव आयोग पर अगर कोई राजनीतिक दल, इस देश का बड़ा विपक्षी राजनीतिक दल, इस देश का सबसे प्री पोल अलायंस के मामले में सबसे बड़ा विपक्षी गठबंधन अगर सवाल उठा रहा है, तो जवाब देने के लिए, बचाने के लिए भाजपा ही क्यों आ जाते हैं आगे? ये सवाल तो सीधा सा सवाल उठेगा ना, सीधा सा सवाल है कि अंपायर पर अगर कोई खिलाड़ी आरोप लगा रहा है और दूसरा खिलाड़ी कह रहा है कि नहीं अंपायर साहब बहुत अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं खिलाड़ी और अंपायर की मिली भगत तो है। तो बस इसी के लिए राहुल गांधी उतर रहे हैं। लेकिन मैं राहुल गांधी पर थोड़ा सा बाद में आऊंगा। जो दूसरा हमने अपनी पंक्ति की है कि मोदी जी में और नीतीश कुमार में होड़ लग गई है। क्या होड़ लग गई है? कल लाल किले की प्राचीर से उन्होंने क्या क्या कह दिया, जीएसटी को लेकर कह दिया सुधार करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करेंगे, अवैध घुसपैठिए आ रहे हैं उसके लिए हम मिशन चलाएंगे, लोगों की जेब पर बोझ कम पड़ेगा, महंगाई कम होगी, नौकरियों को लेकर उन्होंने बड़े बड़े दावे कर दिए। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे 14 अगस्त 2025 को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लिया, अगले दिन ही लाल किला आ गए, उन्होंने कह दिया कि मैं आने वाले दिनों में ये करूंगा। भाई 2014 से 2025 तक भी तो कुछ किया होगा, उसके बारे में तो बताओ। अब नीतीश कुमार साहब उनसे भी आगे निकलते चले जा रहे हैं। नीतीश कुमार साहब के स्वास्थ्य को लेकर कई सारी बातें कही जा रही थी, लेकिन पिछले 1-1.5 महीने से बड़े सक्रिय हैं। हर जगह फोटो उनकी आ जाती है। आज भी उनकी फोटो आई। अटल जी के जो समाधि स्थल है पटना में, वहां गए, पुण्यतिथि पर उन्होंने समाधि स्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद थे, नहीं, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नजर आ रहे हैं, राज्यपाल साहब मौजूद थे, और उन्होंने, नीतीश कुमार ने कहा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें सादर नमन। एक एक शब्द पर मैं कहूंगा, दर्शकों से चाहूंगा गौर करें। श्रद्धेय स्वर्गीय अटल जी एक दूरदर्शी राजनेता, प्रखर वक्ता, लेखक, चिंतक और करिश्माई व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने अपनी कार्यशैली से हम सभी के समक्ष एक आदर्श उदाहरण रखा और हमारा मार्गदर्शन किया। आदर्श उदाहरण। और आज वाले, और उसके बाद जैसे मैंने कहा ना कि होड़ मची हुई है। 2005 से मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। 2005 से 2010 तक जो पहला कार्यकाल के बाद जो 10 का चुनाव हुआ था, शिव जी, पूरे बिहार में मैं 2.5 महीने रहा था। बिहार का एक एक जिला, एक एक मंडल घूमा, बहुत सारे गांव में घूमा। और निश्चित तौर पर जो पहला कार्यकाल था नीतीश कुमार का, सब उनसे प्रसन्न थे, सब खुश थे। पूरे बिहार में शायद ही कोई ऐसा था जो नीतीश कुमार के कार्यकाल से खुश ना हो। और नतीजा आया, बंपर सीटें मिली, ऐतिहासिक सीटें मिली। लेकिन उसके बाद पता नहीं कहां पटरी से उतर गए वो। और अब जाकर 20 साल राज करने के बाद, 20 साल राज करने के बाद नीतीश कुमार ताबड़तोड़ घोषणाएं कर रहे हैं। पत्रकारों के लिए भी किया उन्होंने, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए। और 5 घंटे पहले भी उन्होंने घोषणा कर दी। जरा उस घोषणा को सुनिए कि 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत की गई घोषणा के क्रम में, 2020 में की गई घोषणा के क्रम में हमारी सरकार ने 50 लाख युवाओं को नौकरी रोजगार देने का लक्ष्य पूरा कर लिया। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। और क्या क्या उन्होंने कहा, कैपिटल सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी, जीएसटी के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को दुगना किया जाएगा, उद्योग लगाने के लिए सभी जिलों में जमीन की व्यवस्था की जाएगी, उद्योग तो लगा लेंगे, अपराधियों को कैसे रोकेंगे? कितने उद्योगपतियों की हत्या हो गई है, कानून व्यवस्था को कैसे दुरुस्त करेंगे? तो अब ये भी स्वर्ग जमीन पर उतार के लाने का वादा कर रहे हैं बिहार के लोगों से। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में ऐसा लग रहा है कि होड़ मची हुई है कि कौन सबसे ज्यादा अच्छा वादा कर सकता है।
और इस बीच चुनावी प्रक्रिया को लेकर, चुनावी निष्पक्षता को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो सवाल तो अपनी जगह है ही। अगस्त का महीना है, क्रांति का महीना है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने की थी और इसी अगस्त के महीने में 24 घंटे बाद 17 अगस्त को राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। अब तक वो बोल रहे थे कि 25 सीटों में गड़बड़ी थी और सिर्फ यात्रा शुरू नहीं होगी, सिर्फ जो मुझे मेरे सूत्र बता रहे हैं कि वो कुछ और सीटों का डिटेल रखेंगे और शायद वो सीटों का जो डिटेल है वो 70-75 को भी क्रॉस कर जाएगा। तो 240 में से 25 घट जाता तो 215 आता। अगर वो 70 सीटों पर गड़बड़ी का एक तरह से सबूत सामने रख देते हैं तब तो समझ लीजिए कि बीजेपी कहां थी। 240 में से 70 घटा दीजिए, 170 पे ये अपने आप में बीजेपी में होड़ मच जाती। और उस 170 में से अभी जो 240 है, 102 3 सांसद ऐसे हैं जो भाजपा ही नहीं है। तो 170 में से मान लीजिए कि अगर 80-90 भी अदर पार्टियों से आने वाले चुनाव जीत जाते और एकदम से छोड़ के चले जाते तो भाजपा कहां रहती, वापस उसी 54-55 के पुराने दौर में पहुंच जाती, 88-89 के राम मंदिर आंदोलन वाले दौर में पहुंच जाती। तो उस वोटर चोरी अभियान, वोट चोरी अभियान के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। और कौन सा जिला उन्होंने चुना है, ये जिला बहुत मार्के का है। दर्शकों से कहूंगा गौर करें। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री, कांग्रेस की सरकारों में कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों का जिम्मा संभाल चुके जगजीवन राम साहब, दलित नेता का संसदीय क्षेत्र सासाराम, जहां से उनकी बेटी मीरा कुमार भी सांसद रही हैं, जो कि लोकसभा के स्पीकर भी रही। लेकिन ये सिर्फ सासाराम की यही पहचान नहीं है। सासाराम का पड़ोसी जिला कौन सा है? मैं खुद 2010 के विधानसभा चुनाव में बिहार में सासाराम में कवर करने गया था। हाई प्रोफाइल जिला था क्योंकि वहां उस समय सोनिया गांधी की रैली होनी थी, अगले दिन नहीं लाल कृष्ण आडवाणी की होनी थी और अगले दिन लाल कृष्ण आडवाणी की होनी थी, अगले दिन सोनिया गांधी की रैली होनी थी और अगले दिन राहुल गांधी की रैली होनी थी और उसके बगल में जिले में भभुआ में सोनिया गांधी की रैली होनी थी। तो पूरा सासाराम भरा हुआ था, तो मुझे उसके पड़ोस के जिले में जाकर होटल लेना पड़ा और मेरी इच्छा भी थी बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने की। तो दर्शकों को अंदाजा हो गया होगा कि मैं वाराणसी का जिक्र कर रहा हूँ। सासाराम का जो बगल का जिला है ना, वो उत्तर प्रदेश का वाराणसी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, जहां उनकी जीत को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो सासाराम से अपने वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत करके राहुल गांधी सिर्फ बिहार के मतदाताओं को संदेश नहीं दे रहे, बल्कि उनके पड़ोस के जिले में यानी वाराणसी संसदीय क्षेत्र के लोगों को भी मैसेज दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी आपके वैध रूप से चुने हुए सांसद नहीं। वैसे भी जनता ने वहां अजय राय को सांसद घोषित कर दिया है। आप उसके तकनीकी पहलू में जो जाइए, लेकिन जनता मालिक है। अब कैसे वो यात्रा की शुरुआत होगी? 17 अगस्त से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत होगी। 1300 किलोमीटर, मोटे तौर पर 1300 किलोमीटर का उन्होंने किया है। 16 दिन की वो यात्रा होगी और इन 16 दिनों की यात्रा पे वो 25 जिले तय करें। लेकिन ये यात्रा ही सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं है, राहुल गांधी का यात्रा में शामिल होना ही सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं है। इस यात्रा में एक बार फिर से इंडिया गठबंधन की एकजुटता नजर आएगी। लगातार ये खबर छपाई जाती है ना कि कांग्रेस अलग हो गई, कांग्रेस को 70 विधानसभा सीटें चाहिए, कांग्रेस को उप मुख्यमंत्री का पद चाहिए। लेकिन ये जो यात्रा शुरू हो रही है, इसमें राहुल गांधी के साथ साथ तेजस्वी यादव भी रहेंगे और 16 दिन की यात्रा के बाद, 1300 किलोमीटर चलने के बाद, 25 बिहार के जिलों को तय करने के बाद इस यात्रा का समापन बिहार की राजधानी पटना की धरती पर जाकर होगा। और सासाराम का चयन करना, पटना में जाकर समापन करना, पटना क्रांति की धरती रही है। पाटलिपुत्र, जिस अखंड भारत की बात करते हैं ना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उस अखंड भारत से भी बड़ा भारत जो था वो चंद्रगुप्त के जमाने में था, जिसकी राजधानी पटना की धरती पाटलिपुत्र रही है। और देश की आजादी का आंदोलन हो या आपातकाल के खिलाफ आंदोलन हो, पटना की धरती ने, बिहार की धरती ने हमेशा इस देश को एक नया रास्ता दिखाया है। तो उसी बिहार की धरती से राहुल गांधी अपनी वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अब मुंह छिपाने की जगह भी नहीं रही, क्योंकि बिहार जाग गया। क्योंकि इस साल एक ही राज्य में चुनाव है विधानसभा का, अक्टूबर नवंबर में। क्योंकि बिहार जाग गया और बिहार में खेला हो गया, तो फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार टिक नहीं पाएगी, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार बनी नहीं रहेगी। सबसे यह सवाल यह है कि इस समय नीतीश कुलबुलाहट में है और राहुल गांधी उनके प्रतीक्षा में, क्योंकि वहां जो चलेगी वो लालू प्रसाद यादव की। और फिर मैं कह रहा हूं कि अगर नीतीश ने लालू को फिर फोन कर लिया तो इस अतिशयोक्ति से कोई भी बचे ना कि नीतीश और लालू के बीच आज भी रिश्ते बिगड़े हुए नहीं है।
और ऐसे में अगर लालू नीतीश भी इधर आ गए तो फिर क्या भाजपा फिर 30-35 सीटों पर पहले की तरह सिमटेगी? क्या सपना धरा का धरा रह जाएगा? नरेंद्र मोदी का पहले अटल बिहारी वाजपेयी ये सोचते सोचते इस दुनिया से विदा ले गए कि भारतीय जनता पार्टी का पूर्णकालिक मुख्यमंत्री कब बनेगा बिहार में, और अब यही सपना लेके क्या नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री के पद से विदा हो जाएंगे? अभी इस पर कयास लगाना बहुत मुश्किल इसलिए है कि हरियाणा और महाराष्ट्र में जो हुआ और जिसको लेकर राहुल ये पदयात्रा कर रहे हैं, तो उससे तो बिहार में कुछ भी हो जाएगा। बिहार में अकेली बीजेपी अगर 103 सीटों पर लड़ेगी तो 93 जीत जाएगी, और जब 93 जीत जाएगी तो सत्ता उसकी नजदीक आ जाएगी। बड़ी असमंजस है, लेकिन 24 घंटे बाद वहां सिनेरियो जब भीड़ निकलेगी घरों से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चैन चला जाएगा। लेकिन राहुल गांधी के उस सवाल का क्या करोगे कि मैं जहां रोड शो कर रहा था वहां भीड़ थी, मैंने दिखवाया कि वोट कितने मिले तो मुझे वोट ही नहीं मिला था। तो इसका हल क्या होगा? आज नहीं तो कल होगा। इसका हल क्या होगा पाठक जी? ये सवाल देखिए बड़ा है। उसके हल पे ही आता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी को बहुत जल्दी समझ में आ गया कि बिहार की राजनीति जो है अभी भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से मुफीद नहीं है, तो उन्होंने गठबंधन का रास्ता अपनाया। नीतीश कुमार को जो पहली बार 2005 में शायद फरवरी का विधानसभा चुनाव था, बहुमत नहीं मिला था एनडीए गठबंधन को, लेकिन सबसे बड़ा गठबंधन था, तो उन्होंने नीतीश कुमार को अपने मंत्रिमंडल से, केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिलवाकर बिहार का मुख्यमंत्री बनाकर भेजा। वो बहुमत साबित नहीं कर पाए तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बाद में उसी साल अक्टूबर में फिर से विधानसभा चुनाव हुए। उसके बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही भेजा था, और कभी भी उनकी सरकार के कामकाज में कोई ऐसा हस्तक्षेप उन्होंने नहीं किया। नीतीश कुमार पहली बार गठबंधन छोड़कर तब गए जब भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुन लिया था, एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार चुन लिया था। अब नीतीश के साथ दिक्कत क्या है, इस खेले को समझिए। पिछली बार जो सीटों का बंटवारा हुआ था 122 121 के फॉर्मूले पर हुआ था। 243 सदस्यीय विधानसभा है। 115 सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी लड़ी, 7 सीटों पर जितिन राम मांझी की पार्टी, जेडीयू ने अपने कोटे से 7 उनको दिया। बीजेपी को जो सीटें मिली थी उसमें से 110 सीटों पर बीजेपी लड़ी थी और 11 सीट उन्होंने मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को दी थी। इस बार मुकेश सहनी की पार्टी विपक्षी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। चिराग पासवान मोदी का हनुमान बताकर उतर गए, 135 सीटों पर चुनाव लड़े। 135 सीटों पर उम्मीदवार भी नहीं थे चिराग पासवान के। जितने भाजपा के बागी थे उनको उन्होंने टिकट दिया, नीतीश कुमार की पार्टी का बंटाधार कर दिया। खुद तो एक ही सीट जीत पाए, लेकिन 5.5% वोट लेकर नीतीश कुमार को उन्होंने एनडीए गठबंधन में दूसरे नंबर की पार्टी बना दिया था। अब चिराग पासवान की डिमांड 60 से शुरू हुई, 40 पर आकर अटक गए हैं। जीतन राम मांझी जो पिछली बार 7 पे लड़े थे, उनकी डिमांड 40 से शुरू हुई, 20 पर आकर अटक गए। उपेंद्र कुशवाहा जो न जाने कितने राजनीतिक दल बना चुके हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम 4-5 सीटों पे तो मानेंगे नहीं। और इन तीनों नेताओं को भाजपा रोक नहीं रही। यहां तक कि नीतीश कुमार ने 2 बार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से शिकायत की कि चिराग पासवान पे रोक लगाओ। चिराग पासवान को जेपी नड्डा ने मिलने के लिए बुलाया और उसके बाद चिराग पासवान और ज्यादा एग्रेसिव हो गए। फिर नीतीश कुमार ने सीधा सीधा कहा कि चिराग पासवान का फाइनल कुछ करो, तो चिराग पासवान के सुर बदल गए। वो नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए नजर आ रहे गए। वो कह रहे कि नीतीश कुमार अगली बार भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन चिराग पासवान का भरोसा नहीं कर रहे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। मंच से क्यों नहीं कहते थे कि भाई 2025 के बाद एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, नरेंद्र मोदी नहीं कह रहे। आप देखते होंगे, किसी भी मंच पे देखते होंगे कि नीतीश कुमार बड़े हाथों के हाव भाव से नरेंद्र मोदी को कुछ बताते हुए, कुछ कहते हुए नजर आते हैं, फिर हाथ जोड़ते हुए नजर आते हैं। वो यही कहते हैं कि घोषणा कर दीजिए ताकि संशय की स्थिति न रहे। नरेंद्र मोदी हर बार टाल जाते हैं। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मुंह से ये सुनना चाहते हैं, पब्लिकली सुनना चाहते हैं, बंद कमरों में नहीं। क्योंकि बंद कमरों में तो एकनाथ शिंदे को भी भरोसा दिया था, बाद में बेचारे को उप मुख्यमंत्री बन जाना पड़ा, कोई मनाने तक नहीं गया जब वो गांव नाराज होकर चले गए थे। अब मंच पर ये दोनों नेता बोल नहीं रहे। जेडीयू के अंदर कई नेता भाजपा के प्रभाव में आ गए, तो फाइनली उनको अपने बेटे निशांत कुमार को आगे करना पड़ा। निशांत कुमार ने भी अपील कर दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और अमित शाह से कि अमित अंकल को तो पिताजी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए, लेकिन अंकल जी जो है वो मानने को तैयार नहीं। तो नीतीश कुमार की दुविधा ये है कि एक तो ये तमाम नेता जो बयान दे रहे हैं, नीतीश कुमार पर प्रेशर डाला जा रहा है कि वो 100 से नीचे पर आकर चुनाव लड़े, और फिर उनकी ही कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार उनको घोषित नहीं किया जा रहा है। तो ऐसी हालत में होगा क्या? मान लीजिए 100 सीटों पर नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं, 123 सीटों पर बाकी लोग चुनाव लड़ जाते हैं एनडीए गठबंधन, बीजेपी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी। 243 में 225 का टारगेट रखा है जीतने का। 123 सीट में से मान लीजिए
143 सीटों में से मान लीजिए 125 नहीं, 110-15 भी बीजेपी आ जाती है, बहुमत के लिए 122 चाहिए, तो बीजेपी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, ये 143 सीट पर लड़के 120 से 125 या 115 भी आ जाती है, तो राज्यपाल तो अपना ही है। 4-5 सीटें इधर आगे पीछे हेर-फेर कहीं न कहीं से जुटा लिया जाएगा और फिर नीतीश कुमार की जरूरत ही नहीं रहेगी। नीतीश कुमार इस बात को बखूबी समझते हैं। तो 2 चीजें चाहते हैं, किसी भी हालत में 110 से नीचे नहीं जाना चाहते और सीधे-सीधे चाहते हैं कि मोदी अपने मुँह से ऐलान करे या अमित शाह अपने मुँह से ऐलान करे कि नीतीश कुमार चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे। ये दोनों ऐलान नहीं कर रहे तो उनके दिल में धुक-धुक हो रहा है। महाराष्ट्र का मॉडल सबको पता ही कि क्या किया बीजेपी ने और भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार से बेहतर कोई समझ नहीं सकता। तो नीतीश कुमार भी इसी उधेड़-बुन में लगे हुए हैं, लेकिन जिस दिन नीतीश कुमार दूसरी तरफ चले जाएँगे, उस दिन भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार में कुछ भी बचेगा नहीं। कहीं से कुछ नहीं बचेगा। बाहरी नेताओं को लाकर अब भूपेंद्र यादव को वहाँ का प्रभारी बनाकर इससे पहले के उसमें उन्होंने साबित करने की कोशिश की थी कि हमारे पास यादव चेहरा है। बिहार का कौन-सा यादव? नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री, पता नहीं अपने जिले से बाहर उनका प्रभाव है कि नहीं। गिरिराज सिंह आज भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी यात्रा शुरू करने से पहले बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों की वो उनको वोटर बनाना चाहते हैं। अरे भैया 2005 से बिहार में आपकी सरकार है, आप भी खुद नीतीश सरकार में मंत्री थे। 2014 से केंद्र में आपकी सरकार है, आप लगातार मंत्री हैं और उसके बाद भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी आ रहे हैं, तो गिरिराज सिंह की हिम्मत है कि वो राजनाथ सिंह से और अमित शाह से पूछे कि आप गृह मंत्री रहे हो, राजनाथ सिंह से कहे कि आप गृह मंत्री रहे हो, अमित शाह से पूछे कि आप गृह मंत्री हो, बताइए बिहार का बॉर्डर क्रॉस करके कैसे रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान आ रहे हैं? नहीं है गिरिराज सिंह में हिम्मत। तो पब्लिक को सिर्फ बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, मुद्दों को भटकाने की कोशिश करते हैं। नीतीश कुमार भी इस बात को समझते हैं और वो सही मौके का इंतजार कर रहे हैं और फिर एक बड़ी बात है कि सब ये सोच रहे हैं कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। अब चंद्रबाबू नायडू जो रेवंत रेड्डी के जरिए राहुल गांधी के संपर्क में है, तो चंद्रबाबू नायडू ने अगर घंटी बांध दी तो फिर नीतीश कुमार भी घंटी उठा के आ जाएंगे कि चलो एक बांध दी आपने, एक मैं भी बांध देता हूँ। और इन दोनों ने बांध दी तो महाराष्ट्र से एकनाथ शिंदे कहाँ जाएंगे? वहां उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है बीएमसी का, ठाणे का। ठाणे हार गए, बीएमसी हार गए, तो एकनाथ शिंदे के पास बचेगी कौन सी वाली शिवसेना? तो एकनाथ शिंदे भी अपने साथ लोकसभा सांसद लेकर आ जाएंगे कि भाई मैं भी एक घंटी बांध देता हूँ और ये सब घंटी बांध देंगे तो फिर मोदी जी झोला उठाकर जाना पड़ेगा। इज्जत से नहीं जाएंगे तो फिर बेइज्जत होकर जाना पड़ेगा, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा, उसके बाद जाना पड़ेगा। तो ये राहुल गांधी जो कल 24 घंटे बाद अपनी यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं और जो बड़ा धमाका करने जा रहे हैं, जो बड़ा एटम बम फोड़ने जा रहे हैं और लोकतंत्र में असली मालिक जनता ही होती है। देर से समझ आई राहुल गांधी को, लेकिन समझ में आई कि आपको मोदी से लड़ने के लिए, मोदी को हराकर बाहर करने के लिए जनता के बीच में ही जाना। अब उनको बूथ का भी खेल समझ में आ गया, वोटर लिस्ट का भी खेल समझ में आ गया, चुनाव आयोग का खेल भी समझ में आ गया, फॉर्म 6 का खेल भी समझ में आ गया, कैसे नाम ऐड किए जाते हैं, कैसे डिलीट किए जाते हैं, ये भी समझ में आ गया। अब उनको ये भी समझ में आ गया कि उनकी पार्टी में भी भारतीय जनता पार्टी के कई एजेंट हैं, शीर्ष से लेकर नीचे के स्तर तक। अब सिर्फ उनको एक ही चीज देखना है, जनता को अपने साथ जोड़ना है और बूथ अध्यक्ष उनको ऐसे ढूंढने होंगे जो किसी भी तरह से भाजपाई बैकग्राउंड के ना हो। अगर वो ये कर लेंगे तो निश्चित तौर पर वो मोदी की सत्ता को एक कड़ी चुनौती देंगे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी इज्जत बचाने के लिए, 100 साल बाद अपने संगठन का प्रभाव बचाने के लिए रेवंत रेड्डी के जरिए अगर कोशिश कर रहा है चंद्रबाबू नायडू को साध कर राहुल गांधी के पाले में भिजवाने की, क्योंकि यहाँ ये भी चीज याद रखिएगा, ये कोशिश शुरू किसने की थी? जगदीप धनखड़ ने की। जगदीप धनखड़ ने चंद्रबाबू नायडू के पास संदेशा भिजवाया था, योगी के लिए लॉबिंग कर रहे थे, चंद्रबाबू नायडू के पास संदेशा भिजवाया, बाबू को बोलो, चंद्रबाबू नायडू को बाबू बोलते हैं लोग, तो उन्होंने कहा कि बाबू को बोलो, कहाँ वो मोदी के चक्कर में पड़े हुए हैं, वापस ले, नई तरह जाए, नई तरफ सोचे। तो ये तमाम समीकरण एक एक करके जुड़ रहे हैं। धनखड़ साहब की विदाई तो हो गई, अभी चुप वो बैठे हुए हैं, लेकिन योगी करेंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे। लाल किले की प्राचीर से आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एनजीओ बता देते हैं तो मोहन भागवत भी कुछ ना कुछ करेंगे। अब रेवंत रेड्डी जो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से रहे हुए हैं, उनका राजनीतिक कैरियर शुरू हुआ तेलुगु देशम पार्टी में रहे हुए हैं, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में भी तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, तो वो तो घाट घाट का पानी पिए हुए हैं, तो उनके हर जगह संपर्क है। और इस बीच नीतीश कुमार पर सबकी नजर है और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के आने के बाद असली वाली शिवसेना मानकर चल लीजिए कि वही हो जाएगा। तो पूरे देश से मोदी जी एक तरह से गिरते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि 24 घंटे बाद जो राहुल गांधी शुरू करने जा रहे हैं
वो इस देश के राजनीतिक समीकरण को 360 डिग्री बदलने वाला होगा, बशर्ते वो अपने आसपास बीजेपी के किसी स्लीपर सेल को या बीजेपी के किसी एजेंट को ना आने दे। और जो वो फैसला करे वो फाइल थोड़ा सा सीक्रेट रहे। ऐसा ना हो कि वो टाइप होने से पहले, उनकी टेबल पर आने से पहले वो भाजपा के किसी बड़े मंत्री की टेबल पे चला जाए। अगर इसको राहुल गांधी रोक पाएंगे तो निश्चित तौर पर एक बड़े धमाके की शुरुआत करेंगे और जनता के बीच में जाने से बेहतर कुछ और हो ही नहीं सकता। ये बिल्कुल बात आप बिल्कुल। तय मानिए। जनता की जनार्दन। अदालत, जनता जनार्दन है, जनार्दन की अदालत में जिसे न्याय मिलने की बात हो गई वो बहुत गंभीर है। तो हमें ये 24 घंटे के बाद राहुल गांधी की यात्रा पर फोकस करना होगा। जैसे ही कल यात्रा शुरू होगी उसके बाद यात्रा का लब्बू लुआब आपको बताएंगे, पूरा हाल बताएंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, संतोष जी की बात को आगे बढ़ाइए, वीडियो रोकिए मत, बढ़ाते रहिए। बढ़ाने से ही लोगों तक सच जाएगा। अगर आप सोचो कि हमने देख लिया और काम खत्म हो गया तो नहीं, जितना आगे भेजोगे सच जाएगा, उतनी जल्दी लोगों की समझ में आएगा कि सत्ता का खेल क्या होता है, सत्ता का नशा क्या होता है। आपको याद होगा कई राजनीतिक लोग कहते हैं, लोहिया जी भी यही कहते थे कि राजनीति और रोटी उलटते पलटते रहना चाहिए वरना जल जाती है। तो अब बचाने के लिए हमें उलटना पलटना पड़ेगा। किसको उलटोगे किसको पलटोगे ये सब आप तय करते हो और फिर भी आप ही को तय करना पड़ेगा। फिलहाल इजाजत लूंगा संतोष जी से। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तमाम दर्शकों का आभार।